हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए हाइपरटेंशन का मतलब क्या है। ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाना। अब ब्लड प्रेशर से सिंपली मतलब क्या होता है? देखो, ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो हमारा ब्लड है वो कितनी फोर्स से जो आर्टरी है उसकी वॉल्स को पुश पुश कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इट इज़ द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, मतलब कि जो ब्लड है वो कितनी फोर्स से आर्टरी की वॉल को पुश कर रहा है। अब जो ब्लड प्रेशर होता है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, और साथ में पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो बीपी भी बढ़ेगा, अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तब भी बीपी बढ़ेगा, है ना। तो हमें अगर हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन किस लिए होता है? क्योंकि बीपी इंक्रीज करता है। अगर हमें हाइपरटेंशन को कम करना है तो हमें कार्डियक आउटपुट को कम करना पड़ेगा। यहाँ तो हम जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो किसके कारण होती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन के कारण होती है। हमें इसको कम करना पड़ेगा, यानी कि हमें वेजो डायलेशन करवाना पड़ेगा। तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ तो कार्डियक आउटपुट कम करवाने के लिए हमें हार्ट का जो वर्कलोड है वो कम करना पड़ेगा। ये वेजो डायलेटर्स देख के हमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम होगा और हाइपरटेंशन जो है हमें उससे रिलीफ मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, हाइपरटेंशन पढ़ने से पहले हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी हाइपरटेंशन की। ठीक है, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हाइपरटेंशन है हम कब मानते हैं कि हाइपरटेंशन है। अब अगर हम नॉर्मल हमारा बीपी देखें, ब्लड प्रेशर देखें, तो वो होता है सिस्टोलिक होता है लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक होता है लेस देन 80 ऑफ एच जी। ठीक है, अगर हम वो एलिवेट होता है, एलिवेटेड कितना मतलब 120 टू 129 के बीच में, और सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो है वो लेस देन 80, तो हम बोलेंगे ये एलिवेटेड है। एलिवेटेड मतलब जैसे डायबिटीज़ में एक प्री डायबिटिक कंडीशन होती है डायबिटीज़ से पहले, वैसे एलिवेटेड में मतलब अगर किसी का जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा एलिवेट रहता है 120 टू 129 के बीच में। ठीक है, तो मतलब वो हाइपरटेंशन में जाने के उसको रिस्क हो सकते हैं, लेकिन प्री हाइपरटेंसिव है वो। ठीक है, हम ऐसे मान सकते हैं इसको। अब हाइपरटेंशन स्टेज 1 कब होती है? जब जो ब्लड प्रेशर है वो 130 टू 139 के बीच में हो, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 टू 90 ऑफ एच जी के बीच में हो। ठीक है, हाइपरटेंशन स्टेज 2 हम कब बोलते हैं? जब जो बीपी है वो मोर देन 140 हो, और जो डायस्टोलिक बीपी है वो मोर देन 90 हो। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब बोलते हैं? जब हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 से ज़्यादा हो, और डायस्टोलिक जो है वो 120 से ज़्यादा हो। ठीक है, देखो, हाइपरटेंशन पहले हम ये कंसीडर करते थे कि पहले कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हमारा मोर देन 140 और डायस्टोलिक अगर मोर देन हमारा 90 है, तो हम इसको कंसीडर करते थे क्या? हाइपरटेंसिव। ठीक है, लेकिन आजकल जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आजकल अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 130, ठीक है, बाय 80 ऑफ एच जी है, तो भी हम उसको हाइपरटेंशन में ही क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। अब देखो, एलिवेटेड बीपी जो होता है, ठीक है, अगर हमारे पास किसी का एलिवेटेड बीपी है, ठीक है, तो हम उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसे कोई एलिवेटेड वाले स्टेज में है, ठीक है, जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 120 टू 129 के बीच में, तो हम क्या करेंगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? जैसे लो सोडियम डाइट करेंगे। ठीक है, ताकि जो ये है बीपी जो है ये नॉर्मल आ सके। हमें नॉर्मल कितना टारगेट बीपी चाहिए? लेस देन 120 टू 80 ऑफ एच जी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये सब देखना है। अब हम स्टेज 1 में क्या करते हैं? स्टेज 1 में जब बीपी हमारा 130 टू 139 तक है, पहुँच गया, तो हम क्या करेंगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी देना स्टार्ट कर देंगे कि और ज़्यादा फर्दर हाइपरटेंशन ना हो। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखें हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन में क्या होता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। कहाँ से? ब्रेन से। मतलब देखो, अगर अगर हमारे पास क्या होगा कि मतलब इसकी बताती हूँ, इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन बेसिकली होती क्यों है? इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो क्या करती है? स्टिमुलेट करती है अल्फा टू रिसेप्टर्स को। अब जो अल्फा टू रिसेप्टर है ये क्या करते हैं? जो हमारे एडिनर्जिक नर्व है इनको क्या करवाते हैं? रिलीज करवाते हैं। क्या? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। अब देखो, इन दोनों की रिलीज से क्या होगा? मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर ब्रेन ने बढ़ाई उसके कारण क्या होगा? नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इनका रिलीज होगा। अब ये कहाँ जाएंगे? ये न्यूरोट्रांसमीटर बीटा वन रिसेप्टर्स को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। बीटा वन रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? हार्ट पे होते हैं, और जी जी सेल पे होते हैं। हार्ट पे ये उनको स्टिमुलेट करके हार्ट रेट बढ़ाएंगे,
हार्ट कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाएंगे, कंडक्शन बढ़ाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी। कार्डियक आउटपुट बढ़ी तो ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ेगा, है ना। दूसरा, ये ब्लड वेसल्स पे क्या करते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, और वहाँ पे क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिससे अगेन बीपी बढ़ेगा। तीसरा, किडनी पे ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। अब किडनी में बीटा 1 रिसेप्टर होता है जी सेल्स पे, वहाँ पे ये स्टिमुलेट करके रेनिन का रिलीज़ करते हैं। अगर रेनिन रिलीज़ हुआ तो हमारा जो एंजियोटेंसिनोजन था वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा रास एक्टिवेट हो जाएगा। रास एक्टिवेट होने के कारण क्या होगा, सोडियम वाटर का रिटेंशन होने लग जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसके कारण अगेन क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, अगेन बीपी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हार्ट, ब्लड वेसल एंड किडनी पे क्या क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, ठीक है। सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ने से पहले उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है सिंपैथोलाइटिक। सिंपैथोलाइटिक मतलब देखो, सबसे पहले ब्रेन जो है उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, अगर हम उसी एक्टिविटी को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, तो हमें क्या देने पड़ेंगे, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स देने पड़ेंगे। और सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स में क्या आता है, क्लोनिडीन आता है और मिथाइल डोपा आता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दोनों अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं, और हमें पता है जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है वो क्या करता है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक की तरह काम करता है। मतलब अगर हमने अगर हमने अल्फा 2 एगोनिस्ट को क्या किया, स्टिमुलेट किया, ठीक है, तो वो ब्रेक की तरह काम करेगा और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज नहीं होने देगा, जिसके कारण सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो है सीएनएस से वो डिक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट भी, और रेनिन रिलीज भी नहीं होगा, ठीक है, और ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या देते हैं, डायूरेटिक। डायूरेटिक्स में हमारे पास आते हैं दो डायूरेटिक्स आते हैं, एक होते हैं लूप डायूरेटिक्स और एक होते हैं थायजाइड्स, ठीक है। जो लूप या डायूरेटिक्स होते हैं ना, ये हम सीवियर हाइपरटेंशन में देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। लूप डायूरेटिक स्ट्रॉन्ग होते हैं और शॉर्ट एक्टिंग वो कितने हैं, तो इसका मतलब इनको हम कब दे सकते हैं, जब हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो तब हम लूप डायूरेटिक्स देंगे, जैसे सिवियर हाइपरटेंशन है। जो थायजाइड्स वाले हैं ये क्या होते हैं, ये वीक होते हैं, वीक, और इनको हम लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए देते हैं हाइपरटेंशन में, और हम इनको फर्स्ट लाइन ड्रग्स में भी कंसिडर करते हैं हाइपरटेंशन की, ठीक है, और ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ओके। अब देखो, जो थायजाइड्स हैं वो क्या करते हैं, वो सोडियम और क्लोराइड इम्पोर्टर होते हैं डीसीटी में, जहाँ से ये क्या करते हैं, सोडियम का और क्लोराइड का क्या करवाएंगे, लॉस करवाएंगे, लेकिन ये कैल्शियम का क्या करवाते हैं, लॉस नहीं करवाते, उनको रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि हम इनको, अगर किसी को हाइपरटेंशन के साथ ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, तो हम डायूरेटिक्स देंगे ताकि ब्लड वॉल्यूम कम हो, ठीक है। लेकिन हम डायूरेटिक्स में लूप डायूरेटिक नहीं देंगे, हम थायजाइड देंगे, क्यों, क्योंकि थायजाइड जो है वो कैल्शियम के लॉस को भी इनहिबिट करता है, तो ताकि कैल्शियम लॉस नहीं होगा, तो कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस जो है वो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो डायूरेटिक्स है ये क्या करते हैं, सोडियम का एक्सक्रीशन करवाते हैं, जिसके कारण वाटर भी जो है ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण वो भी डायूरेसिस होती है उसकी भी, तो वाटर कम रिटेंशन होगा, ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा, जिसके कारण बीपी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो ये किसका काम है, डायूरेटिक्स का। उसके बाद हम पढ़ते हैं डायूरेटिक्स के बाद वेजोडाइलेटर्स। जो वेजोडाइलेटर्स होते हैं वो क्या होता है, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि वेजोडाइलेटर्स में हमारे पास आर्टरी डायलेटर्स होते हैं, वीनोडाइलेटर्स होते हैं, एंड देन वी हैव कंबाइंड डायलेटर्स, ठीक है। आर्टरी डायलेटर्स में मैंने आपको मिनॉक्सिडिल पढ़ाया था, हाइड्रोलिजिन पढ़ाया था, देन डाइऑक्साइड पढ़ाया था, है ना। और हमने वेनोडाइलेटर्स में हमने पढ़े थे नाइट्रेट्स, ठीक है। और फिर हमने कंबाइंड डायलेटर्स में पढ़े थे नाइट्रोप्रोसाइड। अब जो नाइट्रेट्स और नाइट्रोप्रोसाइड थे वो तो क्या करते थे, वो एनओ को रिलीज़ करते थे, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करते थे, बस दोनों में फ़र्क ये था कि जो नाइट्रेट्स थे वो क्या करते थे, एक एंजाइम जो होता है, मैड एंजाइम, ठीक है, इसको एक्टिवेट करते हैं, मतलब जो नाइट्रेट्स हैं वो मैड एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, एनओ को रिलीज़ करते हैं, इसलिए उनमें टॉलरेंस आ जाती है अगर हम उनको कंटिन्यूसली दें, ठीक है। और जो नाइट्रोप्रोसाइड है ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो है उसको रिलीज़ कर देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को, और दोनों जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे रिलीज़ हुए हैं ये क्या करते हैं, गोनालिल साइक्लेज एंजाइम है, इसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करके हम ये सीजीएमपी का लेवल बढ़ाएंगे, और जो सीजीएमपी है ये फर्दर क्या करेगा, जो है वेजो डायलेशन करवाएगा, ठीक है।
तो हमने ये पहले पढ़ा वेज़ोडाइलेटर्स में। अब इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास वेज़ोडाइलेशन होगी, अगर सडन वेज़ोडाइलेशन होती है तो उससे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है, क्योंकि ब्रेन के पास डायरेक्ट मतलब वेज़ोडाइलेशन के कारण एकदम बीपी गिर जाएगा तो ब्रेन के पास जो ब्लड पहुँच नहीं पाएगा, जिसके कारण ब्रेन को लगेगा कि बिल्कुल ब्लड बीपी कम है ना? ब्लड कम है, पहुँच रहा है, तो वो क्या करेगा, मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाएगा या फ्लूइड रिटेंशन करवाएगा, ठीक है? अब मैंने बताया था जो आर्टरी डायलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो आर्टरी डायलेटर्स होते हैं वो हमारे मतलब पोटेशियम चैनल ओपनर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है? वो पोटेशियम चैनल को ओपन करके काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैंने आपको वेज़ोडाइलेटर्स के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है? देन अब हम पढ़ेंगे सिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया। उसमें मैंने क्या बताया, एक क्लोनिडीन बताया और एक क्या बताया आपको, अल्फा मिथाइल डोपा बताया, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद रास ब्लॉकर्स भी होते हैं जो फिर से क्या करवाते हैं, हमारे पास बीपी को कम करवाते हैं। कैसे? देखो, हमारी जो लीवर है वो एंजियोटेंसिन को सिक्रीट करती है, उस पे रेनिन वर्क करता है, जो रेनिन कौन किडनी प्रोड्यूस कर रही है, जो किडनी की कौन जेजी सेल्स, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है, ये जो रेनिन है ये इसको एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कर देता है, फिर एस एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 2 में करता है एंजियोटेंसिन 1 को, फिर ये एक्टिवेट होके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स पे काम करेगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लड वेसल्स पे होंगे, वहाँ पे वर्क करके ये उनकी वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, बीपी इंक्रीज करेगा। दूसरा, ये एड्रिनल ग्लैंड पे एल्डोस्टेरोन को, ये रिसेप्टर एड्रिनल ग्लैंड पे भी होते हैं, वहाँ पे ये जब एंजियोटेंसिन 2 जो है वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा उन रिसेप्टर्स को, तो ये क्या एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, जिससे सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, पोटेशियम का क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। अब क्या होगा कि अगर हम रास ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे हम पहले रेनिन, ठीक है, रेनिन इनहिबिटर्स देते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एलिस्काइरिन, रेमिकाइरिन, एनलकाइरिन, ठीक है, जिनके साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस बिल्कुल किसकी तरह थी, एस इनहिबिटर्स की तरह थी, ठीक है। फिर हमने दूसरा देखा एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स में हमने सारे प्रिल वाले ड्रग पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रिल वाले ड्रग्स है वो सारे प्रो ड्रग्स होते हैं, एक्सेप्ट प्रो ड्रग्स मीन्स वो उनको एक्टिव होना पड़ेगा बॉडी में जाके, तो प्रिल से वो प्रिलैट लगेगा, जैसे इनाला प्रिल है तो उसके जब वो एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा बॉडी में जाके, सो एक्टिव फॉर्म में कैसे होता है, वहाँ पे एक एंजाइम होता है हमारे लिवर में, हिपैटिक एस्टरेज, जो उनको एक्टिव फॉर्म में करता है, तो इनाला प्रिल की जगह इनाला प्रिलैट बनेगा, ठीक है। तो इसको मतलब डिटेल में आप रास सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है तो उसमें जाके समझ सकते हैं। इधर मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ बेसिकली। तो हम एस इनहिबिटर्स बोल रही थी, तो इसमें मैंने आपको बताया था जो कैप्टोप्रिल है और लिसिनोप्रिल है, ये प्रोड्रग नहीं होते हैं, ये ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म है ये, ठीक है। अब इनके जो ये क्या करते थे, एस इनहिबिटर्स जो हैं, ठीक है, ये ब्रेडिकाइनिन का लेवल भी इंक्रीज करते हैं, और ब्रेडिकाइनिन के कारण क्या होता है, इनको एलर्जिक रिएक्शन होता है, ड्राई कफ, एंजियोडीमा, ठीक है। तो ये सब हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि हम एस इनहिबिटर्स को जो है ये पोस्चरल हाइपरटेंशन करवा सकते हैं, है ना। दूसरा, ये टेस्ट अल्टरेशन करवाते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हम एस इनहिबिटर्स को प्रेगनेंसी में कभी नहीं देते, ना ही हम इनको हाइपरकैलेमिया में देते हैं, और ना ही कभी हम इनको बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में देते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब एस इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा था। अब हमने अर्ब इनहिबिटर्स, अर्ब मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें सार्टन वाले ड्रग्स आते हैं, जिसमें मैंने आपको लोसार्टन, टेलमिसार्टन, इन सब के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि इनकी जो यूज़ हैं और उनकी जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो सारे एस की तरह ही हैं, एक्सेप्ट ये भी ड्राई कफ और एंजियोडीमा हमें नहीं करवाते हैं। अब जो टेलमिसार्टन है उसका पॉइंट मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गई थी। टेलमिसार्टन जो होता है ये क्या करता है, एक पीपीएआर गामा स्टिमुलेटर है। जो पीपीएआर गामा जो है ये क्या करता है, ये रिसेप्टर जो है ये रिवर्स करता है इंसुलिन को, रेजिस्टेंस को, मतलब ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। तो हम टेलमिसार्टन को हम डायबिटीज़ में भी देते हैं। अब जो लोसार्टन है उसमें भी एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी कि वो एक क्या करता है, वो यूरिक एसिड का लेवल कम करता है हमारी बॉडी में, और साथ में वो प्लेटलेट का भी एक्शन कम करता है, जिसके कारण हम उसको, अगर थ्रोम्बोसिस होगी तो हम उसमें दे सकते हैं, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस वगैरह में हम दे सकते हैं लोसार्टन को। तो ये होगी रास पाथवे के इनहिबिटर्स, ठीक है। अब हमने उसके बाद एक एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या हम बोल सकते हैं एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट पढ़े थे, जिसमें हमने इनको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। तो मैंने बताया था इनको कभी एस इनहिबिटर्स के साथ कंबाइन नहीं करते। इसमें स्पाइरेनोलैक्टोन, एप्लिरिनॉन,
लाइट है ना, ये सब आते थे, ट्राइएमिट्रिन। अब ये क्या करते हैं, जो ये होते हैं ये हम तब देते हैं जब रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब है जब हाइपरटेंशन ना ही एस इनहिबिटर से कंट्रोल हो, ना ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से कंट्रोल हो, ना ही डायूरेटिक से कंट्रोल हो, तब हम जाके क्या देंगे, स्पाइरोनोलैक्टोन या एप्लिरिनोन देंगे, ठीक है। तो ये हमारे रास सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सिंपैथेटिक, अब हम मतलब मैंने आपको क्या क्या बताया, फिर से एक बार हम कवर करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि हम एंटी हाइपरटेंसिव में सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा, डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ा, रास ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ा, वेसोडाइलेटर्स के बारे में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में मैंने एक फर्दर आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाया हुआ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। जो डाईहाइड्रोपायरिडीन है बेसिकली ब्लड वेसल्स पे होंगे, वहाँ पे वेसोडाइलेशन करवाएंगे, इसलिए हम इनको कहाँ देते हैं, हाइपरटेंशन में देते हैं। लेकिन जो नॉन डीएचपी वाले हैं वहाँ पे इब्रापामिल और डिल्टियाज़म है, वो हमारे पास हर्ट पे ज़्यादा होते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वो हर्ट पे क्या करते हैं, वर्कलोड को कम करते हैं, क्योंकि वो एसए नोड और एबी नोड का क्या करते हैं, वहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम मतलब कम करवाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो इम्पल्स है वो स्लो जनरेट होगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगी बेसिकली उन नोड्स की, जिसके कारण इम्पल्स जो है वो कम जो है वो रीजनरेट होगी, ठीक है। तो इसलिए हम विरापामिल को तो ज़्यादा हम किस में, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देते हैं, और डिल्टियाज़म को हम ज़्यादा एंजाइना में देते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्कलोड कम करवा रहा है। लेकिन हम जो डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स है उनको ज़्यादा हम कहाँ पे देते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन में, ठीक है। तो हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो भी हमारा जो है हाइपरटेंशन को कम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हार्ट रेट को कम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं, कार्डियक आउटपुट को भी कम करते हैं, इवन वो रास की एक्टिविटी को कम करते हैं, ओवरऑल वो ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोल और बिसोप्रोल, ठीक है, ये हम सब। बट इनको हम कभी भी एस्मा, एवी ब्लॉक या ब्रेडिकार्डिया में नहीं देते, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, बीटा ब्लॉकर जो होता है वो बीटा वन को खुद क्या करते हैं, स्टिमुलेट मतलब बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी तो ब्रैडिकार्डिया होगा। अब वो कंडक्शन भी कम करवाएंगे, तो एवी ब्लॉक में हम कभी नहीं देंगे। दूसरा अस्थमा में इसलिए क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो है, बीटा टू रिसेप्टर जो ब्रोंकस पे होते हैं उनको स्टिमुलेट करके क्या करते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम बीटा ब्लॉकर्स को कभी भी एस्मा, एबी ब्लॉक और ब्रेडिकार्डिया में नहीं देंगे। हम अल्फा ब्लॉकर्स भी देख सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हमारे पास अल्फा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे होते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, वहाँ पे वेसोडाइलेशन हो जाती है और बीपी जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, ठीक है। बट इनका जो इफेक्ट है ये पोस्चरल हाइपोटेंशन कर देते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैं आपको बता चुकी हूँ, डीएचपी और नॉन डीएचपी टाइप के होते हैं, और इनका प्रीडोमिनेट एक्शन भी बता चुकी हूँ कि डीएचपी कहाँ पे होते हैं, ब्लड वेसल पे, नॉन डीएचपी कहाँ होते हैं, ब्लड वेसल और हार्ट दोनों पे होते हैं, प्रीडोमिनेटली हार्ट पे होते हैं। तो ये कार्डियक आउटपुट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट को ज़्यादा कम करते हैं, इसलिए भी कम करते हैं। बट जो डीएचपी है ये ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वेसोडाइलेशन करके ये बीपी को कम करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको हाइपरटेंशन, एंजाइना और एसिडिटी तीनों में देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास एक एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर भी है। देखो, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम ब्रेन का स्टिमुलेट तो हो गया, ठीक है, बट जब तक वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ नहीं करेगा तब तक क्या होगा, तब तक कोई भी हमारा एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं जैसे रेज़रपाइन या क्वानिटिडिन, जो क्या करते हैं, इन न्यूरॉन्स को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज़ जो है उनका कम हो जाता है एडिनर्जिक नर्व एंडिंग से, समझ आई। तो ये क्या करेंगे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ऐसे डिक्रीज़ करेंगे। कैसे डिक्रीज़ करेंगे ये, इसमें रेज़रपाइन, क्वानिटिडिन आ जाता है, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज़ है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या होते हैं हाइपरटेंशन के लिए, इसको हम कैट निमोनिक से याद करेंगे। सी से मतलब हम इसमें क्या देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। ए से मतलब एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। टी से मतलब थायाजाइड डायूरेटिक देंगे। लेकिन अगर हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तब हम कभी भी थायाजाइड डायूरेटिक नहीं देते, इनको लॉन्ग एक्शन के लिए देते हैं। और ये इनका जो है ये ड्यूरेशन, ये हम इनको मतलब लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन के लिए देते हैं। लेकिन अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो हम उसकी जगह लूप डायूरेटिक ज़्यादा प्रेफर करते हैं सीवियर हाइपरटेंशन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं अगर रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन होगी, मतलब रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन का मतलब है अगर जो बीपी है वो जो अब मैंने 3 ड्रग्स पढ़ाए आपको ये स्कैट वाले, इनसे कंट्रोल ना हो, तो हम क्या करेंगे, इनकी मैक्सिमम डोज भी दे दी तब भी जो बीपी है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम एड ऑन ड्रग देते हैं जिसका नाम होता है स्पाइरोनोलैक्टोन, जो एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। इसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक भी बोलते हैं। अच्छा, ये इसका एक
मतलब साइड इफ़ेक्ट बताऊँ तो ये गायनेक्टोमेस्टिया करता है किसमें, मेल्स में, ठीक है। अगर फिर भी जो है हाइपरटेंशन कंट्रोल ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी जो सेकेंडरी कॉज़ है जिसके कारण हाइपरटेंशन हो रही है उनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। जैसे अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि अब इसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि हम, और जैसे ये तो हाइपरटेंशन था जो मैंने कैट ड्रग्स पढ़ाई, ये हाइपरटेंशन था एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन मतलब कोई भी और कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई और ऑर्गन डैमेज या कोई और डिजीज़ नहीं है, सिर्फ हाइपरटेंशन है हमें, ठीक है। लेकिन अब रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन बताया, जब 3 ड्रग काम नहीं करते, और भी टाइप की हाइपरटेंशन होती है जैसे कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट है, फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास अगर एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे हमारे पास है डायबिटीज़, ठीक है। अगर हमारे पास डायबिटीज़ है हाइपरटेंशन के साथ, तो हम क्या करेंगे, एस इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है। मैंने बताया था एस इनहिबिटर्स जो ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज़ करते हैं, जो ब्रेडिकाइनिन होता है वो इंसुलिन का एक्शन जो है उसको इम्प्रूव भी करता है, तो हम डायबिटीज़ में एस इनहिबिटर्स या अर्ब इनहिबिटर्स देंगे। अगर हमारे पास सीकेडी होगा और प्रोटीनूरिया हो रहा है, ठीक है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो हम इसमें एस इनहिबिटर और एआरबी देंगे, किसके साथ, हाइपरटेंशन के साथ, ठीक है। अब किसी को अगर पोस्ट एमआई है, ठीक है, या फिर क्या है, इश्मिक हार्ट डिजीज़ है यानी कि एंजाइना है, तो हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ताकि हम वहाँ पे क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाए, और मतलब हार्ट का जो फंक्शन है थोड़ा सा क्या हो जाए, मतलब हार्ट का जो वर्कलोड है हार्ट पे वो थोड़ा कम हो, ठीक है। हार्ट फेलियर में हमें क्या देते हैं, हार्ट फेलियर में हम एस इनहिबिटर्स भी देते हैं और बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, ठीक है। अब अगर किसी को बीपीएच है, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेसिया है, तो हम क्या देंगे, अल्फा 1 ब्लॉकर्स देंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, ये ना कि सिर्फ इसको, मतलब ना कि सिर्फ हाइपरटेंशन में वेजो डायलेशन करवाएगा ब्लड वेसल की, इवन ये क्या करेगा, जो हमारे यूरेथ्रा है उसकी भी वेजो डायलेशन करवाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यूरिन इजिली पास आउट हो पाएगा, ठीक है, जिसमें हम नाम देते हैं प्राजोसिन, ठीक है। अब एक मैं बताती हूँ एक चीज़ जिसमें क्या है कि हाइपोटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। अब देखो हम देखो सेफ ड्रग्स कौन कौन से हैं हमारी प्रेगनेंसी में, देखते हैं, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स सेफ इन प्रेगनेंसी, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इसमें हम ऐसे पढ़ सकते हैं, बैटर, इसमें मैं बता सकती हूँ ऐसे, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। इसका बेटर से मतलब हम इसमें बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, बेसिकली कौन सा देता है, एपिटालोल, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन बीटा ब्लॉकर है जो हम इसमें देते हैं, ठीक है। मतलब ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हैं प्रेगनेंसी में। मदर से हमारे पास मिथाइल डोपा ये दे सकते हैं, ठीक है। सी से क्लोनिडिन दे सकते हैं, डी से DHP दे सकते हैं, एच से हाइड्रोलाजिन दे सकते हैं, जिन और पी से प्राजोसिन दे सकते हैं, ठीक है। ये सब जो ड्रग्स हैं ये सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में। अब कौन से नहीं देने हैं, हमने कभी भी रास ब्लॉकर्स जो हैं वो कभी भी नहीं देने हैं, ना ही एस देना है, ना ही एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देने हैं, ना ही एलिस्काइरिन वगैरह देने, ना ही हमने स्पाइरेनोलैक्टोन देना है, ना ही नाइट्रोप्रोसाइड देना, इवन हमने डायूरेटिक्स पे हाई डोज पे कभी नहीं देने, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन सब से क्या होता है, अगर हम ये देंगे रास ब्लॉकर्स देंगे तो इनसे रीनल एजेनेसिस हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों में जो है किडनी बनाने का जो फंक्शन है वो रास पे डिपेंड होता है, लेकिन अगर हम इसको रास इनहिबिटर्स देंगे तो वहाँ पे रीनल एजेनेसिस हो जाएगा। अब हम 2 टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, एक होता है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब है अभी कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है लेकिन डैमेज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, ड्रग्स देंगे जो इसको मैनेज कर पाएँगे, ठीक है, ओरल ड्रग्स देंगे जिसमें हम क्लोनिडिन देंगे, ठीक है, सिम्पैथोलाइटिक ड्रग है, लेबिटालोल बीटा ब्लॉकर और कैप्टोप्रिल देंगे जो एस इनहिबिटर है, ठीक है। लेकिन अगर इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब कोई भी जो ऑर्गन है वो डैमेज हो चुका है अभी, अब इसको इमीडिएट आईवी ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है ये, तो हम आईवी निकाडिपिन देंगे, फिर हम आईवी नाइट्रोप्रोसाइड देंगे, क्लेविडिपिन देंगे, आईवी लेविटालोल देंगे, फिनोल्डापाम देंगे, ठीक है। तो एंड ऑर्गन डैमेज जो हो सकता है वो क्या है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, रेटिना, एओर्टा या प्लेसेंटा, ठीक है। अब देखो किन किन कंडीशन में हमने कौन कौन से ड्रग अवॉइड करने हैं, जैसे गाउट है तो हम कभी भी इसमें क्या नहीं देंगे, जो यूरिक एसिड को इंक्रीज करते हैं वो वाले एजेंट्स कभी नहीं देंगे, जैसे लूप एंड थायजाइड डायूरेटिक। तो किसी को गाउट और हाइपरटेंशन है तो हम कभी भी थायजाइड डायूरेटिक या लूप डायूरेटिक नहीं देंगे क्योंकि ये यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। अगर किसी को हाइपरकैलेमिया है तो हम कभी भी एस इनहिबिटर, अर्ब इनहिबिटर या स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो कभी नहीं देंगे, मतलब पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कभी नहीं देंगे। अब प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी में मैंने बताया ड्रग ऑफ चॉइस लेबिटालोल ही होनी चाहिए,
मिथाइल डोपा भी दे सकते हैं, बट ओरल लेबिटालोल जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास हाइपरटेंशन में दी जाती है अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो। लेकिन अगर हाइपरटेंशन इमरजेंसी हो प्रेगनेंसी में तो हम आईवी लेबिटालोल को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो हम क्या नहीं देंगे, रास ब्लॉकर्स नहीं देंगे। अब किसी को ब्रैडिकार्डिया है तो हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स कभी नहीं देंगे। एस्मा है तभी बीटा ब्लॉकर्स कभी नहीं देंगे, ठीक है। अब किसी को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है मतलब, तो भी हम क्या एस इनहिबिटर्स नहीं देंगे। मैंने आपको बताया था वहाँ पे बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है अगर, तो क्या होगा, ऑलरेडी ब्लड बहुत कम आ रहा है फिल्टर होने के लिए, यूरिन आउटपुट ऑलरेडी बहुत कम है। अगर हमने ये एस इनहिबिटर्स दिए तो एफरेंट आर्टरियोल जो है वो डायलेट कर जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है वो सारा डायरेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, इफरेंट आर्टरियोल में, ठीक है। तो बिल्कुल भी फ़िल्ट्रेशन नहीं होगा, तो जो यूरिन आउटपुट है बिल्कुल कम हो जाएगा। दूसरा, किसी को अगर फ़ियोक्रोमोसाइटोमा है तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम बीटा ब्लॉकर्स कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, अनअपोज़्ड अल्फ़ा स्टिमुलेशन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सब मैंने हाइपरटेंशन में पढ़ाया आपको। अब देखो बोनस या रैपिड डिवीजन में हम ये देख लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, सीएनएस या रास के कारण वही ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, जिसके कारण बीपी इंक्रीज का है। फर्स्ट लाइन में कैट ड्रग्स पढ़े, प्रेगनेंसी में याद रखना लेबिटालोल ड्रग ऑफ चॉइस है। एमरजेंसी अगर कंडीशन है तो हम आईवी निकार्डिपिन देंगे। अगर किसी को रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन है जिसमें कैट ड्रग्स काम नहीं किए हैं तो हम क्या देंगे, उसको स्पाइरोनोलेक्टोन ऐड करेंगे। अगर हमने जो ये ड्रग्स हैं, रास वाले ड्रग्स हैं, उनको कहाँ पे इनहिबिट मतलब कहाँ पे अवॉइड करना होता है, प्रेगनेंसी में अवॉइड करना होता है, हाइपरकैलेमिया में और बाइलेटरल आर्टरी स्टेनोसिस में भी हम उनको अवॉइड करेंगे, ठीक है। वर्कआउट में हम लूप एंड थायराइड